वो कल आएंगे, आप लड़ते रहो, वो कल आएंगे, है ना। तो उनको हम गलत नहीं बोलेंगे, जो घर पे बैठे हैं उनको गलत नहीं बोलेंगे, जो आए हैं उनको तो बहुत ज्यादा धन्यवाद है, क्योंकि वो आए भी हैं और साथ साथ मीडिया पे भी लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बच्चा भी छोटा सा अपने घर में बैठा हुआ ये वीडियो देख रहा है तो लड़ रहा है। फिर समझो, अगर एक छोटा सा बच्चा भी अपने घर में बैठा हुआ ये वीडियो देख रहा है तो वो लड़ रहा है, और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई होनी चाहिए। वो जल्द ही इसके लिए पूरा प्लान कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, मैं अभी अपने चैनल पे भी बोल के आया हूँ कि 2 चीजों का हमने फैसला लिया है। हमने का मतलब, मैं यहाँ पे क्षमा करें, यहाँ पे मैं अपने को ही हम बोल रहा हूँ। आप लोग साथ देंगे तो हम हैं, फिर आप भी हैं। लेकिन अभी मैं व्यक्तिगत रूप से 2 फैसले लिए हूँ। पहला फैसला ये है कि सिस्टम से हम लड़ रहे हैं, हम यहाँ पुलिस वालों से नहीं लड़ रहे। ये पुलिस वाले सिस्टम का हिस्सा है, और बहुत दूर बैठा कोई व्यक्ति एक बटन दबा रहा है इनको हमसे लड़ाने के लिए। तो अब अगर इनसे हम लड़ गए तो उसका मकसद तो पूरा हो गया। तो हम पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान छेड़ने वाले हैं। 2-3 दिन के अंदर उसकी पूरी प्लान के साथ हम बात करेंगे। हम 10 प्रश्न उठाएंगे जो बहुत खूबसूरत हैं, जो पुलिस वालों से उठाएंगे कि भाई क्यों हमें परेशान कर रहे हो। और वो 10 प्रश्न के साथ एक वीडियो का लिंक भी होगा जिसमें पूरी विस्तार से बात होगी। और हिंदुस्तान के हर शहर में जो भी लोग हैं, हमें सुनते हैं, किसी को सुनते हैं, परसों विश्वरूप भी आ रहे हैं, तरुण कोठारी भी आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। तो जितने भी लोग सुनते हैं वो सब उस PDF फाइल को मंगवाएं, अपने यहाँ 1000 पंपलेट छपवाएं, और शहर में रोज कम से कम 10 पुलिस वालों को मिलके उन्हें गुलाब का फूल देके उन्हें वो पंपलेट दें। पूरे हिंदुस्तान के ये पुलिस कर्मियों को हमें एक संदेश देना है कि भाई तुम अपने तो हो, क्यों लड़ रहे हैं हम सब। हमने मास्क नहीं लगाया लेकिन हम अपराधी तो नहीं है ना। तो बात सिर्फ मास्क लगाने से अपराधी क्यों मान रहे हो, तो उनको ये समझाना है, पहली लड़ाई। दूसरी एक लड़ाई है जो कि आपके सिस्टम से, सिस्टम में नौकरियां आज लोगों की जा रही, आप सब जानते हैं नौकरियां जा रही। मेरे पास सुबह से 50-60 मैसेज आ चुके हैं कि हमारी नौकरी जा रही है, जबरदस्ती वैक्सीनेशन का। अब हर आदमी कानूनी दायरा जानता नहीं, हर आदमी को कानूनी समझ है नहीं, और हर शहर में एक वकील हम नियुक्त करने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में एक वकील हम नियुक्त करेंगे जिसका एक रिकॉर्ड अब डालेंगे। उस शहर में यदि आप और सताए जाते हो तो उस वकील से मिलो, वो आपका केस लड़ेगा। आप पैसे दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो उस व्यक्ति के लिए पैसे पहुंचाने की हम हाथ जोड़ के कहीं से व्यवस्था कर पहुंचाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हर शहर में एक वकील होना चाहिए जो ऐसे लोगों के लिए लड़े, तब जाके कहीं ये लड़ाई सिस्टम से, सिस्टम के ढंग से, ताकतवर तरीके से होगी। अभी अकेले अकेले सब टूट गए। एक व्यक्ति वकील ढूंढने के जाने की बजाय इंजेक्शन लगवाना ज्यादा पसंद करता है, मजबूरी में, दबाव में, चाहता बिल्कुल नहीं। ये हमसे दबाव में लग पा रहे हैं। तो 2 बातें हो गई। और तीसरी एक बात है, निजीकरण का विरोध करो, क्योंकि यदि सभी चीजें निजीकरण हो गई तो एक दिन थाने भी निजीकरण में जाएंगे, और जब सब चीजें निजीकरण हो गई तो आपका मौलिक अधिकार, जिसकी मैं बातें कर रहा हूं कई दिनों से, वो खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो सड़कें सरकार ने निजीकरण के तहत लोगों को दे दी गई हैं, आने वाले समय में उन सड़कों पे टोल टैक्स से भी तुम तभी गुजर पाओगे, टोल देके, जब तुम्हारे पास जो है वो वैक्सीनेशन होगा। आप समझो ये जा कहाँ रहे हैं। ये बैंकों के खाते सील कर देंगे, निजीकरण कर दिया, वो कहेंगे वैक्सीन लगवाओगे तब हम आपको घुसने देंगे, और तब आपके मूल अधिकारों की हत्या हो रही। अम्बेडकर ने जो हमको अगर दिए थे ऐसे अधिकार, संविधान में लिखे हैं, पूरी दुनिया में लिखे हैं मूल अधिकार, उन मूल अधिकारों की हत्या करने का भी तरीका निकाल लिया इन नेताओं ने। तो हमें उन मूल अधिकारों के प्रति सजग होते हुए निजीकरण का भी विरोध करना है। और दूसरी बात कह रहा हूं, अलग अलग होके लड़ने का वक्त गया। अभी मोहाली में चलो और वहां पे देखो चल के तुम, एरो सिटी पे कम से कम 5000 ट्रक वाले जो हैं वहां पे बैठे हुए हैं। अभी चलो दिल्ली में तुम देखो 1500 लड़के लड़कियां जो हैं 11 महीने से बैठे हुए जंतर मंतर पे। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहे हैं, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। क्यों? सबका दुश्मन एक, तो हम सब दोस्त क्यों नहीं हो जाते? ये एक दर्द है, समझ जाओ, आप समझो। मैं तो लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। सही बताऊं, मैं कभी सताया नहीं गया, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप सबके लिए लड़ रहा हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं। तो बस इतनी सी बात है। मेरा मानवता संदेश है, मैं हिंसा नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है
कि अगर जरूरत पड़ी, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है, आप सब अभी से जाग जाओ, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि इमरजेंसी लगा के पूर्णता आपके मौलिक अधिकारों पे एकदम समाप्ति कर दें। लेकिन जिस दिन ऐसा होगा, मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो एक गाल पे थप्पड़ खाने को तैयार है, अगर इमरजेंसी हो गई तो सबसे पहले बंदूक में खरीदूंगा। ये बात मैं आपसे कह देता हूँ। एक हिंसक प्रश्न कर लेता हूँ। कर लीजिए, हिंसक भी कर लीजिए। आप हिंसा नहीं चाहते? नहीं, मैं हिंसा कर सकता हूँ, कई बार मच्छर मारे। आप ये ध्यान रखिएगा, जब सरकार सुन नहीं रही थी तब हमारे क्रांतिकारियों ने बम फेंका। बिल्कुल सही। तो क्या आप समझते हैं कि इस समय बारूद तैयार है? देखिए, मैंने स्पष्ट एक बात कही, जिस तरीके से आजादी की लड़ाई चंद्रशेखर ने, गांधी ने, सुभाष ने, भगत सिंह ने और तमाम तरीके के आंदोलनकारियों ने मिलकर लड़ी, उसी तरीके से अगर इस वक्त कोई बम फेंकता है तो मैं उसके फेवर में हूं, क्योंकि वो उसके खिलाफ फेंक रहा है। अगर कोई सड़क पे बैठा है तो मैं उसके फेवर में हूं, मैं उसको खाना खिलाने आऊंगा। अगर कोई कहीं पे तकलीफ में है तो मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन मैं इतना ये कहूंगा कि हर व्यक्ति का अपने लड़ने का ढंग है और सभी ढंगों से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से हिंसक के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हिंसा कोई व्यक्ति मां के पेट से लेकर नहीं पैदा होता। व्यवस्था ऐसा कुचल देती है कि कोई आदमी को हिंसा करनी पड़ती है। फिर समझ लो, हिंसक व्यक्ति मां के पेट से नहीं पैदा होता, हिंसक व्यक्ति बाहर व्यवस्था के दबाव में बनता है। अगर कोई हिंसक हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार है व्यवस्था। इसलिए मैं हिंसक व्यक्ति को भी प्रणाम ही करूंगा, बशर्ते उसकी लड़ाई, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में हिंसा करने वालों का मैं पक्षधर नहीं हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ भूल के समाज कल्याण के लिए, व्यवस्था की गलत बातों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसा भी करता है तो मेरा समर्थन बिल्कुल इसमें। एक और गंभीर प्रश्न जी, देश आजाद नहीं है उसके अंदर? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं। ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि अंग्रेजों के कोई गुप्त कानून के तहत ये सत्ता चल रही है। जी, हम झूठी क्रांति 26 जनवरी 15 अगस्त को आज़ादी की मनाते हैं। बिल्कुल, वो हमारी आज़ादी नहीं है, नहीं। वो अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी आज़ादी है। उनके कानून भी WTO, WHO, सब जानते वर्ल्ड बैंक। मैं आपके ही वीडियो वाले प्रश्न बोल रहा हूँ। इसके तहत जो हम पे जबरन कानून थोपे जा रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन का उदाहरण, ये जो किसानों का आंदोलन हुआ था, जो रिटेल बेच दिया मल्टीनेशनल कंपनियों को। कभी हमने भंडारण के लिए एक जंग लड़ी थी कि ये जो जमाखोर हैं इसके खिलाफ एक कानून बना था। अब अंतर्राष्ट्रीय जमाखोर लाए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए। मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि गुलाम जो है वो मानसिकता होती है। जब देश गुलाम था, लिटरली गुलाम था, अभी तो चलिए फाल्स वाला लोगों को लगता है, पता नहीं है गुलाम है कि नहीं है, लेकिन जब लिटरली गुलाम था तब भी कुछ लोग थे जो दिमाग से आजाद थे। मैं ये मानता हूं कि आजादी हमारे दिमाग की होती है। आज अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और लड़ रहे हैं तो आप दिमाग से आजाद हैं। अगर व्यवस्था की गुलामी स्वीकार कर ली तो हम यहाँ होते ही नहीं। तो आजादी और गुलामी दोनों मानसिक पहले होती है, शारीरिक बात नहीं होती है। जब हम शारीरिक गुलामी में पहुंचते हैं वो तभी पहुंचते हैं जब हम मानसिक गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमने मानसिक गुलामी स्वीकार नहीं की तो दुनिया की कोई भी कागज और लिखा हुआ सिग्नेचर हमें गुलाम नहीं बना सकता। अगर हम मानसिक रूप से तैयार हो गए कि हम तो गुलाम हैं तो निश्चित ही ये कागज हमें गुलाम बना देंगे। मैं अपने जीते जी आज तक मेरा इतिहास है कि मैं कभी भी दमन से नहीं किया। ये थाना जो आप देख रहे हैं, इसी तरीके का मेरे शहर में भी एक थाना है जहां मुझे 2-2 घंटे 5 बार, एक बार नहीं, 2-2 घंटे ऐसे बांध के टॉर्चर किया गया। मैं बेहोश हो जाता था, उठा के फिर मारते थे। और ये पूरे शहर ने देखा है, कोई छोटी बात नहीं है। बात ऐसी है कि उसके बावजूद भी मैंने अपना जीवन जिया, अपनी बात कही, जहां कहनी हो कही।
प्रधानमंत्री मोदी को भी मैंने गालियां दी हैं जिस समय उन्होंने गलत हरकत की। गालियां हिंदुस्तान के अंदर हिंसा नहीं होती, गालियां तो हमारे व्यवहार में चलती है। जैसे प्लीज आपका चैनल है, बुरा न माने। यहाँ तो बहुत आसानी से हम दोस्तों से पूछ लेते हैं और मादर चौथ कैसे हो, तो हम मोदी जी को भी दे देते हैं 2-2 4 मूड आता है, मैं दबता नहीं। और मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, अगर वक्त पड़ेगा तो हर तरीके की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी जो वक्त है, एक बात और समझ लीजिए, 4 साल वक्त है हमारे पास। 100% वैक्सीनेशन का दबाव बनने में 4 साल का वक्त है। आज बहुत अच्छा मौका है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा प्रशासन का, जिसने अनजाने में भूल कर दी और हम सब यहाँ खड़े हैं लड़ने के लिए। एक शेर के मुंह में उंगली दे दी। प्रशासन के लिए भी क्लैप करनी चाहिए। बिल्कुल क्लैप करनी चाहिए, सब लोग करो, प्रशासन ने मौका दिया। और एक अच्छी बात और है कि मैं भी नहीं चाह रहा कि वो जेल से बाहर आए और पूरे देश के अंदर लोग उन्होंने गलती से। देखिए, कल बहुत बड़े लोग आ रहे हैं और कल की आग तो करोड़ों तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सरकार का जो घिनौना चेहरा है, जो अभी तक आम आदमी नहीं जान पाया है, क्योंकि अब हमारे पास विटनेस भी है। अभी नरवाना में अभी एक 24 साल एक जवान बच्चे की हत्या की है इस वैक्सीनेशन ने। मैं बोलूंगा आचार्य जी से कि आचार्य जी ये बताइए कि ये तो एक प्रमाण भी आ गया हमारे पास और हजारों प्रमाण सरकार ने छुपा रखे हैं, तो क्या हम लोग इस प्रमाण हमारे साथ देंगे? देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए बात कहता हूँ, अब जैसे कि प्रमाण की बात कही, तो मैं थोड़ा मुद्दे को प्रमाण के तहत तर्क दूसरा दूंगा। उस हत्या का प्रमाण आ गया। हम छोड़ दिए, हम सब जानते हैं, हम सबको बताया जाता है कि हम लोग वोट डालते हैं और नेता चुनते हैं। इसका कोई प्रमाण है? ईवीएम अपने आप में एक साजिश है और ईवीएम हटा दो, बाकी तमाशा तो फिर देख सकते हैं। लेकिन अब वही बात, ईवीएम साजिश है और कोई कहे वो वहां पे ईवीएम रखा है, तुम बताओ कैसे साजिश। अरे मैं ये कहूंगा फिर तुम अपना मोबाइल बाहर रख दो और हमें रिंग मिला के दिखाओ। नहीं कर सकते। वहां मोबाइल रख के जब रिंग नहीं मिला सकते तो वहां ईवीएम मशीन रख के दूर से कहते हो बताओ घोटाला खोलो, ऐसे बात नहीं होती। तो अगर साजिश खोलनी है तो जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उसे मेरे बताए हुए लैब में, मेरे बताए हुए डॉक्टरों में, जहां सरकार के भी डॉक्टर मौजूद हों, एक पूरी जांच हो जाए उस बॉडी की और पता लग जाएगा कि क्या है। मैं प्रमाण से ही बात कहना पसंद करता हूं। वो मृत्यु हुई है, ऐसे सरकार कहेगी नहीं हुई, फाल्स है, हम कहेंगे हुई है, ये कोई बात नहीं है। अगर उसकी बात है तो उसकी पूरी शारीरिक जांच होनी चाहिए, तभी हम उसको प्रमाण के रूप में ला सकते हैं। नहीं तो वही बात है, हम लोग यहाँ पे आज की तारीख में जो गुलामी झेल रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो जो ताकतवर लोग बैठे हुए हैं वो 2 काम करते हैं, एक बात डालते हैं अपने पक्ष में और एक बात डालते हैं अपने विपक्ष में, और पक्ष विपक्ष लड़ता रहता है। बस वो लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे ही आप किसी को समझाने जाएं, विश्वास मानिएगा 10-20 तो आपके खिलाफ ही हो जाएंगे। यहाँ पे भी मतलब जहाँ हम सब एक हैं वहाँ पे भी विचारधारा भिन्न हो जाएगी। इतना तोड़ा गया है मेरे दिमाग से कि एक व्यक्ति ऐसा खोजना मुश्किल है जो परमात्मा के पूरे शरीर को स्वीकार कर ले। यहाँ परमात्मा तक के तो टुकड़े हो गए, कहीं मंदिर में मिल रहा है, कहीं मस्जिद में मिल रहा है, कहीं वहीं मिल रहा है, अरे एक जगह मिल ही नहीं रहा। ये विभाजन बहुत दिमाग में डाला गया है लोगों को। कई बार एक और प्रश्न का उत्तर देता हूं जो कि अभी तक लोगों के लिए मुश्किल है समझना, मैं आपको बताता हूं। एक प्रश्न ऐसा है जो लोग पूछते हैं, अच्छा आप बताते तो हो साजिश के बारे में, आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये एक प्रश्न है। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। चलिए आज इसका जवाब देता हूँ और सही तरीके से देता हूँ। आपके वीडियोस पे तो खासतौर से यह इतनी गंभीर चीजें ये जानता कहाँ से है? मैं 6 साल से बोल रहा हूँ। ये इतने बड़े पहाड़ की वो जो कहते हैं वो जड़ लाते कहाँ से? कहाँ लगाते? खैर चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, असल में जो लोग ये साजिश करते हैं, मैं स्पष्ट नाम लेके कह रहा हूँ, रॉकफेलर और ये सब लोग, ये ज्यूस हैं। ज्यूस की 2 तरीके की शिक्षा होती है। पहली शिक्षा होती है कि नाम के भूखे मत रहो, ताकत पकड़ो। तो वो नाम नहीं बढ़ाना चाहते। जैसे हम तो एक छोटे से बच्चे का नाम भी बोर्ड पे लगा देते हैं,
वो नाम की परवाह नहीं करते, ताकत कंट्रोल करते हैं। इसीलिए 400 सालों से ताकत कंट्रोल है। दूसरी बात, ज्यूस में एक छोटा सा धार्मिक नियम है। वो कहते हैं कि यदि कोई गलत काम भी करो तो पब्लिक को अगर बता दिया हमने या किसी को बता दिया कि हमने गलत काम किया तो परमात्मा माफ कर देता है। तो वो जो साजिश रचते हैं उस साजिश को कहीं डालते हैं मार्केट में, कहीं उसको खुद डालते हैं। वो किसी वैज्ञानिक से उठवा देते हैं, कहीं पत्रकार से उठवा देते हैं, तो वो बात खुद मार्केट में डालते हैं। बस मेरा तरीका ये है, मैं उन बातों को पकड़ पाता हूँ कि कौन सी बात मार्केट में वो आई है। इसीलिए मैं सबसे पहले वो चीजें पकड़ रहा हूँ जो वो साजिशें कर रहे हैं। सखा जी एक चीज और बोल दीजिए, जी। जो गाड़ियों पे IND लिखा हुआ है, ये किस लिए लिखा हुआ है? ये ING इंडिया IND नंबर प्लेट पे जो मुझे इसका ज्ञान नहीं है, आप आ जाइए प्लीज, बता दीजिए, है ना। अभी चलिए, अभी वो कह रहे हैं आपका अलग से इस पे बात करेंगे। बिल्कुल जो बीच में जब कोई आदमी कोई नहीं, एक टॉपिक शैली पे में बोल रहा हो ना, तो बीच में वो व्यवधान। चलिए, अब देखो लाइव चल रहा है और आपने किस विषय पे थे आप देखो। चलिए कोई नहीं, आप मैं भी- कंटिन्यू रहिए, मैं आ जाऊंगा तुरंत वहीं पे, मुझे कोई फर्क नहीं। अब आते हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था WTO ने बर्बाद की एक साजिश के तहत। मैं थोड़ा जी बिल्कुल। सखा जी, मैं आचार्य जी, मैं आपको वो थोड़ा एक हिंट दे रहा हूँ। जी बताइए। इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी एक भारतीय व्यवस्था चलती थी। आप पुराने अखबार उठा के देखिए, अब तो खैर अखबार बिकते नहीं है। पीछे व्यापार उद्योग के बारे में एक पृष्ठ आता था पूरा। उसमें अगड़िया चौगड़िया व्यापार होता था और वो बहुत ही, कहते हैं, भारत की एक जो रीढ़ की हड्डी होती थी। इसमें किसान जो अनाज पैदा करता था बहुत आसानी से वो नगर की मंडी से, नगर की मांग की मंडी से और फिर आम जनता तक एक बहुत ही गरीब आदमी तक धन पहुंच जाता था। उसका श्रम का हक उसको मिल जाता था। अब जो रिटेल में FDI लाने के बाद जो एक रिटेल तंत्र को विदेशियों को जो देने का जो सिस्टम है, उसमें आप बोलो। देखिए ये बड़ा गंभीर है क्योंकि अर्थव्यवस्था इस पे भारत मैं की। अर्थव्यवस्था के संबंध में एक छोटी सी बात करूँ, बहुत एक छोटी सी बात। पहली बात यह है, बर्बाद करने को कितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दे, ये तो जिनके हाथ में ताकत है। कहते हैं नहीं, हम लोग तो मछली हैं, वो तालाब हैं, तो अगर तालाब मछलियों के खिलाफ हो जाए तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये बात अलग है, कोई मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन यहाँ मसला ये है, कोई मछली ही तालाब पे कब्जा कर ली है और वो सबको परेशान कर रही है। ये अर्थव्यवस्था के संबंध में मेरा आज भी मानना है, व्यक्तिगत रूप से, मैं यहाँ पे किसी का वो नहीं कहूँगा, व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम आज भी बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। हैं, अभी भी हम हैं, लेकिन जो सिस्टम बना दिया गया है, जो रिसाव है, जो पैसा कट रहा है, जैसे आप लोगों से सबके बैंक खाते हैं, लेकिन 30 रुपए आपके SMS आएंगे, इस बात की कटते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा। रिसाव, ये जो कटिंग चल रही है, मेरा मानना यह है कि भारतवर्ष में अगर मात्र और मात्र 10% का इनकम टैक्स कर दिया जाए, फिलहाल तो मेरी कहे से कुछ होगा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मात्र 10% का इनकम टैक्स कर दिया जाए तो भारत में सरकार को भी उतना पैसा मिलेगा जिससे व्यवस्था चलती है और पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी। बहुत सा रॉ मटेरियल ऐसा मिलने लग जाएगा कंपनियों को जिससे वो जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकती हैं। हाँ, उसके बाद सरकार चाहे तो विदेशों में जो माल भेजा जा रहा है उस पर एक्स्ट्रा 20% का टैक्स लगा सकती है। मात्र ये करने से सारी अर्थव्यवस्था पुनः बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। और एक काम और कर ले सरकार, हिंदुस्तान के अंदर 2 तरीके के, जैसे एक होते हैं पासपोर्ट है बाहर जाने के लिए और एक इंडिया में घूमने के लिए हमारे ID है, तो उसी तरीके से सरकार को एक अपनी करेंसी और निकालनी चाहिए कि इंडिया में जो यूज करेंगे वो ये करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज में जो यूज करेंगे वो ये करेंसी। हिटलर ने एक काम किया था, हिटलर को बहुत लोग गंदा मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ किसी के कोई काम तो अच्छे होते। 100% जो बुरा होता वो पृथ्वी पे होता ही नहीं, कुछ तो अच्छाई बुराई होती है। तो हिटलर ने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया था और मैं समझता हूँ जिन ताकतों से आज हम लोग लड़ रहे हैं, अगर दुनिया में सबसे पहला कोई व्यक्ति उन ताकतों से लड़ा था तो वो हिटलर था। उस हिटलर ने अपने देश में अपनी करेंसी चला के 3 साल के अंदर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गया था
और ये बात उन्हें सता रही थी कि ये प्लान पूरी दुनिया ना लागू कर ले, इसीलिए उन्होंने हिटलर को पूरी दुनिया में अपने टीवी चैनलों के माध्यम से बदनाम करके मारा। और समझिए कि हिंदुस्तान के एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हिटलर के उस वक्त उनके साथ सहयोगी थे, और अभी भी इतिहासकार कहते हैं कि हिटलर ने उन्हें 2 मालगाड़ी भर के सोना दिया था छुपाने के लिए, जिसके लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है बहुत सही तरीके के व्यक्ति थे, छुपाना जानते थे। और जिस समय उनको ये सोना दिया गया था उसी समय सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर भी उड़ी थी, और वो सोना आज तक अंग्रेज सरकार भी नहीं ढूंढ पाई। एक बात विवाद के रूप में फैलाई जाती है कि गांधी जी से जिस समय वो बंटवारा हुआ था उस समय अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को मांगा था कि हमें सुभाष चंद्र बोस को दे देना। तो सुभाष चंद्र को वो फांसी लटकाने के लिए नहीं मांगेंगे, समझो बात को। वो इसलिए मांगना चाहते थे कि अगर कहीं वो सोना छुपा दिया तो वो जानकारी ले लें। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ मित्रों कि हम रईस थे, हैं, और यही कारण है कि पूरी दुनिया की गिद्धों की नजर हम पे होती है। लेकिन तीसरी बार वो हारेंगे। पहली बार जब अलेक्जेंडर आया था इंडिया में हार के गया, दूसरी बार अंग्रेजों का राज्य भी इसी हिंदुस्तान की क्रांति की शुरुआत से समाप्त हुआ, और ये तीसरी बार जो दुनिया को गुलाम बनाने चले हैं इसी हिंदुस्तान से क्रांति उठेगी जो उसको खत्म करेगी। क्योंकि हम लोग हैं, हम मानवता को पसंद करने वाले लोग हैं। बस अब इतना ही कहना चाहूंगा आज। मोदी जी मोदी जी आप तो गए, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप अगर सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं तो जो इन्होंने शब्द कहे हैं उसको बहुत बारीकी से सुनिएगा। नहीं मोदी जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। करेंसी अगर बचानी है भारत तो मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये मंच पहुंचा दे, मैंने पहले अपने मन से कही है। मोदी जी, आप जिस मजबूरी के कारण उनका साथ दे रहे हैं वो मजबूरी पैसा तो नहीं है, वो मजबूरी ताकत नहीं है, कोई तुम्हारी कमियां हैं जो दबा ली है। आप हाथ जोड़ के जनता को बता दो कि हमें माफ करो, हमारी ये कमियां थी। और मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहला समर्थक आपका मैं होऊंगा। आपकी लाख कमियां रही हों, हम माफ कर देंगे, सारी जनता उसको माफ कर देगी। इस देश को तुम बचा लो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास। बहुत अच्छा। तुम्हारी सारी कमियां, चाहे तुमने कत्ल ही क्यों ना किया हो उनके पास इसका भी रिकॉर्ड हो, चाहे तुमने रेप क्यों ना किया हो उसका भी रिकॉर्ड हो, मैं सारी तुम्हारी भूलें माफ करने को तैयार हूं। हमारा देश बचा लो इस समय, और कुछ नहीं हमें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय है, जय है। ये थे हमारे सखा जी। मैं इनको आचार्य के रूप में मानता हूँ, क्योंकि नाम लेना एक तौहीन है, लेकिन सभी लोग नाम लेते हैं तो मैंने एक बार ले लिया। नहीं, सखा असल में मेरा एक प्रेम भरा नाम है, और सखा का जो अर्थ पूरा होता है वो ये है जो मित्र भी है, गुरु भी है। मैं जरूरत पड़ने पे आपको सिखाता भी हूँ, जरूरत पड़ने पे आपका साथ भी देता हूँ। तो आचार्य का मतलब होता है एक पदवी, मैं पदवी पे नहीं, मैं मित्रवत आपके साथ हूँ। महाभारत में अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका रथ मैं चला लूंगा, चाहे मुझे तीर पहले लगे, मुझे कोई तमन्ना नहीं है। सखा जी की, सखा जी की। आचार का मतलब होता है कि जब समाज में कुछ कुरीतियां आ जाएं, या समाज या भारत की संस्कृति जब डामाडोल होने लग जाए, तो ऐसे आचार्यों की जरूरत होती है। मैं सखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब एक आखिर में अपना भी प्रचार करते हैं जो हम आंदोलन लेके चल रहे हैं। वो सिर्फ इतना सा है कि एक नंबर है 94090339। तो ये हमारा 9409033939 ये एक नंबर है। इस नंबर पे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, जो कि एक ऑनलाइन क्रांति करके हम लोगों ने शुरू किया है, 8 PM ऑनलाइन क्रांति। और वो क्रांति हम इतनी बढ़ा देना चाहते हैं कि अगर एक छोटे से व्यक्ति को भी हिंदुस्तान में कहीं कोई दिक्कत है तो मात्र हम अपने घर बैठे 10 मिनट के अंदर वो खबर SP DM को ही नहीं, प्रधानमंत्री तक को पहुंचा सकें। तो इस क्रांति का आप हिस्सा बन सकते हैं। बस ये आप नंबर पे जो है मैसेज करें, या फिर आप व्हाट्सएप करें, आपसे हम जुड़ेंगे। थोड़ी कुछ बातें, कुछ शिक्षा देंगे, जैसे युद्ध चलाने की शिक्षा होती है, ऐसी कुछ हम आपको शिक्षा देंगे कि किस तरीके से लड़ा जाता है।
तो वो आप लें और फिर इस लड़ाई का हिस्सा बनें। भारत माता की भारत माता की